नमस्ते छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद दिलीप सर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम साइंस के विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव विषय पर 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस MCQ विषय है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आज का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, नमक का घोल विद्युत का है। ऑप्शन अ अच्छा चालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी हीन चालक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि पानी में घुलने पर नमक सोडियम क्लोराइड अपने आयनों सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, जो घोल में स्वतंत्र रूप से घूमकर विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करते हैं। ठोस नमक कुचालक होता है, लेकिन पानी या पिघली हुई अवस्था में यह सुचालक बन जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, किनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ पुलों को, ऑप्शन बी स्वचालित वाहनों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अ और बी दोनों, क्योंकि लोहे का उपयोग पुलों, ब्रिजेस और स्वचालित वाहनों ऑटोमोबाइल्स दोनों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तन्य शक्ति हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और कठोरता प्रदान करता है। हालांकि इसे जंग से बचाने के लिए अक्सर जिंक की परत जिंक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? ऑप्शन अ खरोंचों का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोने का, ऑप्शन डी तांबे का। सही विकल्प है अ खरोंचों का, क्योंकि क्रोमियम एक चमकदार कठोर धातु है जो खरोंचों का प्रतिरोध करती है और आसानी से संक्षारित करोड़ नहीं होती है। इस गुण के कारण क्रोमियम का उपयोग अक्सर वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें खरोंच प्रतिरोधी बनाया जा सके और एक चमकदार लंबे समय तक चलने वाला स्वरूप दिया जा सके, जैसे कि नल और कार के पुर्जे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, जब कॉपर सल्फेट विलन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाती है? ऑप्शन अ कॉपर, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये कॉपर और सल्फेट आयनों में वियोजित होती है। हालांकि प्रश्न में कॉपर सल्फेट भी दिया है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने घटक आयनों कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाती है, जो आगे चलकर कॉपर धातु और सल्फेट आयन के रूप में अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, हमें विद्युत संयंत्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? ऑप्शन अ गीले हाथों से, ऑप्शन बी गीले फर्श पर खड़े होकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी विषाणु। सही विकल्प है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि बिजली के उपकरणों का उपयोग गीले हाथों या गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी बिजली का एक अच्छा संवाहक कंडक्टर है। जब शरीर गीला होता है तो त्वचा का प्रतिरोध रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है, जिससे बिजली के झटके इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बढ़ जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? ऑप्शन अ ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन सी गैस, क्योंकि इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। जब किसी विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट विलन जैसे अम्लीय पानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप गैसें उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए पानी के विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, लेड जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? ऑप्शन अ चौड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी मोटा। सही उत्तर है ऑप्शन सी लंबा, क्योंकि लेड जोड़ते समय एक तार पॉजिटिव या एनोड दूसरे नेगेटिव या कैथोड की तुलना में लंबा होता है, और यह पहचानना जरूरी है कि कौन सा लंबा है। आमतौर पर लंबा वाला पॉजिटिव होता है, ताकि सर्किट सही ढंग से काम करे। इसलिए विकल्प सी लंबा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8,
लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? ऑप्शन अ आसुत जल, ऑप्शन बी नल का पानी, ऑप्शन सी नींबू का पानी, ऑप्शन डी कुओं का पानी। सही विकल्प है ऑप्शन अ आसुत जल, क्योंकि आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का हीन चालक पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें घुले हुए लवण या खनिज नहीं होते हैं। विद्युत चालन के लिए जल में मुक्त आयनों आइकन्स की उपस्थिति आवश्यक है, जो घुले हुए लवणों से आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो किसके बुलबुले उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन अ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही विकल्प है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि जब इलेक्ट्रोड जल में डूबे होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे जल का विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो जल अपने घटक तत्वों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैसों में विघटित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड पर बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन गैस धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। लेड के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन अ टर्मिनल, ऑप्शन बी लीड्स, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी स्पीकर। सही विकल्प है ऑप्शन बी लीड्स, क्योंकि लेड के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें आमतौर पर लीड्स कहा जाता है। इन लीड्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक जिसे एनोड भी कहा जाता है और एक ऋणात्मक जिसे कैथोड भी कहा जाता है। लंबी लीड हमेशा धनात्मक टर्मिनल से और छोटी लीड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन अ विद्युत धारा, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत लेपन, ऑप्शन डी विद्युत परिष्करण। सही विकल्प है ऑप्शन सी विद्युत लेपन, क्योंकि विद्युत धारा की सहायता से किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को संक्षारण जंग से बचाने, उनकी चमक बढ़ाने या सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। वायु विद्युत की रिक्त स्थान है। ऑप्शन अ अर्धचालक, ऑप्शन बी सुचालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन सी कुचालक, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वायु विद्युत की कुचालक या खराब चालक होती है, क्योंकि इसमें विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यही कारण है कि हम बिजली के झटकों से सुरक्षित रहते हैं, भले ही हमारे चारों ओर हवा मौजूद हो। हालांकि बहुत उच्च वोल्टेज या आयनीकरण की स्थिति में, जैसे बिजली चमकने के दौरान, वायु विद्युत का संचालन कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं? ऑप्शन अ पोटेशियम, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन बी खनिज लवण, क्योंकि खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक रूप से आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये शरीर के समुचित विकास, कार्यप्रणाली और वृद्धि के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा कुछ आवश्यक खनिज लवण हैं। ये हड्डियों और दांतों के निर्माण, तंत्रिका कार्यों, मांसपेशियों के संकुचन, रक्त के थक्के जमने और एंजाइमों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। नींबू का रस है। ऑप्शन अ हीन चालक, ऑप्शन बी अच्छा चालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी कुचालक। सही विकल्प है ऑप्शन बी अच्छा चालक, क्योंकि नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जो पानी में घुलने पर आवेशित आयनों, धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। ये मुक्त आयन विद्युत आवेश के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चूंकि नींबू का रस आयनों की उपस्थिति के कारण बिजली का संचालन करता है, इसलिए इसे विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। कॉपर, तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस ओर आकर्षित होता है? ऑप्शन अ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी धातुकर्म, ऑप्शन डी चुंबकीय प्रभाव। सही विकल्प है ऑप्शन अ इलेक्ट्रोड, क्योंकि
जब कॉपर सल्फेट के विलन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनावेशित कॉपर आयन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर निक्षेपित जमा हो जाते हैं। इस प्लेट को इलेक्ट्रोड कैथोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। लेड के साथ कितनी तारें जुड़ी होती हैं? ऑप्शन अ 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही विकल्प ऑप्शन अ 2 है, क्योंकि एक सामान्य लेड प्रकाश उत्सर्जक डायोड में 2 तार पिन जुड़े होते हैं, एक धनात्मक एनोड और एक ऋणात्मक कैथोड। हालांकि कुछ विशेष प्रकार की लेड लाइट्स या आरजीबी लेड में रंग नियंत्रण या अन्य कार्यों के लिए 3 या अधिक तार भी हो सकते हैं, लेकिन मूल लेड में 2 ही होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। किसी चालक विलन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन अ रासायनिक, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी भौतिक। सही विकल्प है अ रासायनिक, क्योंकि जब किसी चालक विलन जैसे नमक का घोल या कॉपर सल्फेट का घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? ऑप्शन अ अत्यंत उपयोगी, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी स्थायी, ऑप्शन डी निश्चित। सही उत्तर है विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है, क्योंकि विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी वस्तु की सतह के गुणों को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कि उसे संक्षारण, जंग से बचाना, सजावटी रूप देना या घर्षण प्रतिरोध बढ़ाना। ये प्रक्रिया धातुओं के सटीक उपयोग की अनुमति देती है, जिससे बहुमूल्य धातुओं को सस्ती धातुओं पर पतली परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। आभूषण बनाने, कार के पुर्जों पर क्रोमियम की परत चढ़ाने और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने, गैल्वनीकरण जैसे कई दैनिक जीवन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के कारण यह अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। क्रोमियम का लेपन किनमें किया जाता है? ऑप्शन अ गैस बर्नर, ऑप्शन बी साइकिल का हैंडल, ऑप्शन सी पहिए के रिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि क्रोमियम का लेपन गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम सहित कई वस्तुओं पर किया जाता है। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन इन सभी वस्तुओं पर कई कारणों से किया जाता है। चमकदार रूप, क्रोमियम एक चमकदार, आकर्षक सतह प्रदान करता है जिससे वस्तुएं सुंदर दिखती हैं। संक्षारण प्रतिरोध, क्रोमियम में आसानी से जंग नहीं लगती है, जिससे यह नीचे की धातु को जंग और पर्यावरणीय क्षति से बचाता है। खरोंच प्रतिरोध, क्रोमियम एक कठोर धातु है और टूट फूट व खरोंचों का प्रतिरोध करती है, जिससे उत्पाद का स्थायित्व बढ़ता है। चूंकि क्रोमियम महंगा होता है, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं होता है। इसके बजाय वस्तुएं लोहे जैसी सस्ती धातुओं से बनाई जाती हैं और फिर उन पर क्रोमियम की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अ विद्युत के हीन चालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, ऑप्शन सी विद्युत के कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत के कुचालक। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के कुचालक इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और रबर। इन्हें विद्युत के हीन चालक भी कहा जाता है, लेकिन कुचालक, इंसुलेटर अधिक सटीक और सामान्य शब्द है जो उन्हें विद्युत का विरोध करने वाले के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? ऑप्शन अ तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सोना। सही विकल्प है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि तांबा और एल्यूमिनियम दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोगों में तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग आमतौर पर उनके अच्छे चालकता गुणों और लागत प्रभावशीलता के कारण किया जाता है। डी सोना, सोना भी विद्युत का एक उत्कृष्ट चालक है, वास्तव में तांबे से भी बेहतर है। हालांकि ये तांबे और एल्यूमिनियम की तुलना में बहुत महंगा होता है, इसलिए ये रोजमर्रा के विद्युत तारों के लिए मुख्य रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। चूंकि प्रश्न ने यह नहीं पूछा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है,
और अ और बी दोनों सही हैं, इसलिए विकल्प सी सबसे उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है 22। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अ विद्युत के कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, ऑप्शन सी द्रव के चालक, ऑप्शन डी द्रव के कुचालक। सही विकल्प है ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, क्योंकि वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के सुचालक कंडक्टर्स कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है जो विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी और सोना विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन अ चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी घर्षण। सही उत्तर विद्युत धारा ऑप्शन अ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब किसी चालक कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, जिसे सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने खोजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलन होते हैं? ऑप्शन अ अम्लों, ऑप्शन बी क्षारकों, ऑप्शन सी लवणों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कारण अधिकांश द्रव जो विद्युत चालन करते हैं वे अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के जलीय विलन होते हैं। ये पदार्थ जल में घुलने पर आयन आवेशित कण बनाते हैं जिनके कारण विलन में विद्युत धारा का चालन संभव होता है। उदाहरणों में सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और साधारण नमक लवण के विलन शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तत्व उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऑप्शन अ ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी उच्च चाल के कारण, ऑप्शन सी विद्युत के कारण, ऑप्शन डी धीमे ताप के कारण। सही विकल्प है ऑप्शन अ ऊष्मीय प्रभाव के कारण, क्योंकि जब विद्युत धारा बल्ब के तंतु फिलामेंट से होकर प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध के कारण तंतु बहुत अधिक गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। वो इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलन में घुल जाता है किस चीज का बना होता है? ऑप्शन अ पीतल की प्लेट का, ऑप्शन बी तांबे की प्लेट, ऑप्शन सी चांदी की प्लेट, ऑप्शन डी लोहे की प्लेट। सही विकल्प है ऑप्शन बी तांबे की प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन की प्रक्रिया में यदि एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड उसी धातु का बना हो जिसे कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जमा करना है और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय में भी उसी धातु के आयन हों जैसे कॉपर सल्फेट विलन, तो एनोड घुल जाता है और कैथोड पर समान मात्रा में शुद्ध धातु जमा हो जाती है। इस मामले में कॉपर विलन में घुलने वाले इलेक्ट्रोड को तांबे की प्लेट का बना होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन अ पारदर्शी, ऑप्शन बी चमकदार, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी सिल्वर। सही विकल्प है ऑप्शन बी चमकदार। कारण क्रोमियम एक धातु तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। ये स्वाभाविक रूप से चमकीला सलेटी भूरा ग्रे ब्राउन होता है और पॉलिश किए जाने पर यह एक तीव्र सिल्वर जैसी चमक प्राप्त करता है। इसकी इसी चमकदार और संक्षारण प्रतिरोधी जंग न लगने विशेषता के कारण इसका उपयोग क्रोम प्लेटिंग विद्युत लेपन में किया जाता है, जिससे धातु की सतहों को एक चिकनी चमकदार रूप मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन अ जिंक की परत, ऑप्शन बी तांबे की परत, ऑप्शन सी स्टील की परत, ऑप्शन डी अमोनियम को परत। सही विकल्प है ऑप्शन अ जिंक की परत। कारण लोहे को संक्षारण जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ता की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण गैल्वनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह एक बली धातु सैक्रिफिशियल मेटल के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि लोहे के बजाय जिंक का संक्षारण होता है, जिससे लोहे की सुरक्षा होती है, भले ही जिंक की परत में खरोंच आ जाए। अगला प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 29। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन अ पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी स्टील। सही विकल्प है ऑप्शन सी टिन। कारण, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। इस विद्युत लेपन के कारण खाद्य पदार्थ सीधे लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे वे खराब होने या दूषित होने से बचे रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। टिन किससे कम क्रियाशील होता है? ऑप्शन अ लोहा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी तांबा। सही विकल्प है ऑप्शन अ लोहा, क्योंकि टिन लोहे आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसी कारण से लोहे के खाद्य कंटेनरों पर जंग लगने से बचाने के लिए टिन की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31। आभूषण बनाने में काली सस्ती धातुओं पर किसका लेपन करते हैं? ऑप्शन अ चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों बी, ऑप्शन डी तांबा। सही विकल्प है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कारण, सस्ती या आधार धातुओं जैसे तांबा, लोहा या निकल से बने आभूषणों को आकर्षक और कीमती दिखाने और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उन पर सोना और चांदी दोनों की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन कहा जाता है। चांदी और सोना कीमती धातुएं हैं जो अपनी चमक और संक्षारण टार्निश प्रतिरोध के कारण आभूषणों में लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। किनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ पुलों को, ऑप्शन बी स्वचालित वाहनों को, ऑप्शन सी घरों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि लोहे का उपयोग उसकी मजबूती, कठोरता और स्थायित्व ड्यूरेबिलिटी के कारण विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे पुलों के निर्माण, स्वचालित वाहन और घरों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन अ लोहे में संक्षारित होने, ऑप्शन बी जंग लगने की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि लोहे में दोनों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि लोहे में जंग लगना रस्टिंग वास्तव में संक्षारण कोरोजन का ही एक रूप है। ये पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खुद को नष्ट कर लेता है, संक्षारित होता है और आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है, इसलिए दोनों ही सही हैं। संक्षारित होना कोरोजन यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें धातुएं जैसे लोहा अपने आसपास के वातावरण, ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती हैं और ऑक्साइड, सल्फाइड आदि में बदल जाती हैं। जंग लगना रस्टिंग यह विशेष रूप से लोहे या स्टील के संक्षारण को कहा जाता है, जिसमें यह हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड कोष्टक Fe2O3NHO बनाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऑप्शन अ ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी उच्च ताप के कारण, ऑप्शन सी विद्युत ऊष्मीय के कारण, ऑप्शन डी धीमे ताप के कारण। सही विकल्प है ऑप्शन अ ऊष्मीय प्रभाव के कारण। जब विद्युत धारा बल्ब के तंतु फिलामेंट से होकर प्रवाहित होती है तो तंतु में मौजूद प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल हीटिंग कहते हैं। टंगस्टन जैसी उच्च गलनांक वाली धातु से बना तंतु इतना अधिक गर्म लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कि वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? ऑप्शन अ खरोंचों का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोने का, ऑप्शन डी तांबे का। सही विकल्प है ऑप्शन अ खरोंचों का, क्योंकि क्रोमियम मुख्य रूप से खरोंचों का प्रतिरोध करता है और साथ ही जंग कोरोजन का भी प्रतिरोध करता है, क्योंकि यह एक कठोर चमकदार धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है, जिससे ये चमकती रहती है और खरोंच प्रतिरोधी होती है। यही कारण है कि इसे अन्य धातुओं जैसे स्टील पर प्लेट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36। जब कॉपर सल्फेट विलन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसमें वियोजित होता है? ऑप्शन अ कॉपर, ऑप्शन बी
कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी सल्फेट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट विलन CuSO4 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये कॉपर आयन Cu वर्ग और सल्फेट आयन वर्ग में वियोजित स्प्लिट हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड धातु की प्लेटों की ओर आकर्षित होते हैं और जमा होते हैं। इसलिए सही उत्तर अ और सी दोनों हैं, लेकिन विकल्पों के अनुसार ये डी उपरोक्त सभी के करीब है, क्योंकि ये दोनों आयनों में टूटता है और अंततः कॉपर कैथोड पर जमा होता है। वियोजन डिसोसिएशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 पानी में घुलकर कॉपर Cu वर्ग और सल्फेट वर्ग आयनों में टूट जाता है। आकर्षण अट्रैक्शन। धनात्मक कॉपर आयन Cu वर्ग बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और वहां जमा निक्षेपित हो जाते हैं। ऋणात्मक सल्फेट आयन वर्ग बैटरी के धनात्मक टर्मिनल एनोड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37। क्रोमियम कैसा पदार्थ है? ऑप्शन अ महंगा, ऑप्शन बी सस्ता, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी जटिल। सही विकल्प है ऑप्शन अ महंगा। क्रोमियम के महंगा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। इसे इसके अयस्क जैसे क्रोमाइट से शुद्ध रूप में निकालना एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अन्य धातुओं पर इसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया जैसे नलों या साइकिल के रिम पर महंगी तकनीक मांगती है। दुर्लभता। ये लोहे की तरह आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन अ जिंक की परत, ऑप्शन बी तांबे की परत, ऑप्शन सी स्टील की परत, ऑप्शन डी एल्यूमीनियम को परत। सही विकल्प है ऑप्शन अ जिंक की परत। लोहे को संक्षारण जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ता की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण गैल्वनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह एक बलि धातु सैक्रिफिशियल मेटल के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि लोहे के बजाय जिंक का संक्षारण होता है, जिससे लोहे की सुरक्षा होती है, भले ही जिंक की परत में खरोंच आ जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? ऑप्शन अ तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमीनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, क्योंकि तांबा कॉपर और एल्यूमीनियम दोनों ही उत्कृष्ट विद्युत सुचालक धातुएं हैं और इनका उपयोग बिजली के तारों तथा उपकरणों में बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि चांदी सबसे अच्छी सुचालक है, लेकिन तांबा और एल्यूमीनियम लागत प्रभावी होने के कारण बहुत आम है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन अ चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी घर्षण। सही विकल्प है ऑप्शन अ चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव विद्युत मोटर्स, जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसे कई उपकरणों के संचालन के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। विद्युत धारा के अन्य मुख्य प्रभावों में तापन प्रभाव, जिसका उपयोग हीटर और बल्ब में होता है, और रासायनिक प्रभाव, जिसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी में होता है, शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? ऑप्शन अ आसुत जल, ऑप्शन बी नल का पानी, ऑप्शन सी नींबू का पानी, ऑप्शन डी कुओं का पानी। सही विकल्प है ऑप्शन अ आसुत जल, क्योंकि आसुत जल जल का सबसे शुद्ध रूप है और इसमें कोई घुलनशील लवण या खनिज आयन नहीं होते हैं जो विद्युत प्रवाह के वाहक के रूप में कार्य कर सकें। आयनों की अनुपस्थिति इसे बिजली का एक बहुत खराब कंडक्टर बनाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं? ऑप्शन अ पोटाशियम, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन बी खनिज लवण। खनिज लवण मानव शरीर के उचित विकास और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये हड्डियों और दांतों के निर्माण, मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संकेतों के संचरण और हार्मोन व एंजाइम बनाने जैसी कई महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं।
पोटाशियम भी एक प्रकार का आवश्यक खनिज लवण है जो हृदय, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अ विद्युत के हीन चालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, ऑप्शन सी विद्युत के कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन अ विद्युत के हीन चालक। विशेष नोट, हालांकि तकनीकी रूप से हीन चालक, पुअर कंडक्टर और कुचालक, इंसुलेटर में सूक्ष्म अंतर होता है। हीन चालक बहुत कम मात्रा में धारा बहने दे सकते हैं, जबकि कुचालक बिल्कुल नहीं, लेकिन सामान्य विज्ञान और आपके विकल्पों के संदर्भ में इन्हें एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? ऑप्शन ए एलसीडी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी पीबीसी। सही विकल्प है ऑप्शन बी लेड। लेड लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा, यहां तक कि बहुत दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त चमकता होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेड अर्धचालक सामग्री से बने होते हैं जो कम बिजली की खपत पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45। वो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अ विद्युत के कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, ऑप्शन सी द्रव के चालक, ऑप्शन डी द्रव के कुचालक। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक। अगला प्रश्न है ऑप्शन 46। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलन होते हैं? ऑप्शन अ अम्लों, ऑप्शन बी क्षारकों, ऑप्शन सी लवणों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, क्योंकि अधिकांश द्रव जो विद्युत का चालन करते हैं वे वास्तव में अम्लों, क्षारकों और लवणों के जलीय विलन होते हैं। ये पदार्थ जब जल में घोले जाते हैं तो वे आयनों में विघटित हो जाते हैं। ये मुक्त आयन आवेशित कणों के रूप में कार्य करते हैं और विलन में विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। किसी चालक विलन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन अ रासायनिक, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत लेपन। सही विकल्प है ऑप्शन अ रासायनिक। जब किसी चालक विलन जैसे अम्ल, क्षार या लवण का घोल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु का निक्षेपण, जमाव हो सकता है। विलन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। लेड जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? ऑप्शन अ चौड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी बड़ा। सही विकल्प है ऑप्शन सी लंबा। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को सर्किट से जोड़ते समय इसके दो तार लीड होते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। एलईडी का लंबा लीड हमेशा बैटरी या बिजली स्रोत के धनात्मक जोड़ टर्मिनल से जुड़ा होता है। छोटा लीड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये ध्रुवीयता सुनिश्चित करता है कि एलईडी में करंट सही दिशा में प्रवाहित हो, जिससे वो प्रकाश उत्सर्जित कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन अ विद्युत धारा, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत लेपन, ऑप्शन डी विद्युत परिष्करण। सही विकल्प है ऑप्शन सी विद्युत लेपन। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी पदार्थ की सतह पर वांछित धातु की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ये प्रक्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सामान्य अनुप्रयोग है। इस प्रक्रिया में जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और जिस धातु का लेपन करना होता है उसे एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। दोनों को एक उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट विलन में डुबोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? ऑप्शन अ अत्यंत उपयोगी, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी स्थायी, ऑप्शन डी निश्चित। सही विकल्प है ऑप्शन अ
अत्यंत उपयोगी। विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख उपयोगों में शामिल हैं जंग से सुरक्षा, पुलों, ऑटोमोबाइल और खाद्य भंडारण डिब्बों जैसी लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जिंक या टिन जैसी धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। सजावट, आभूषणों और बर्तनों को आकर्षक बनाने के लिए सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की पतली परतें चढ़ाई जाती हैं। भौतिक गुणों में सुधार, विद्युत लेपन से किसी वस्तु के घर्षण प्रतिरोध, वेयर रेजिस्टेंस, स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी और विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे गुणों को बढ़ाया जा सकता है। आशा है आप सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों पर आपकी समझ अच्छी बनी रहे तो पुनः एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और एक लाइक जरूर कीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन विद दिलीप सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।